डिवाइड एंड रूल ये लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का सिद्धांत था। मैं ये कहता हूँ डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं था, ये ब्राह्मणों का सिद्धांत था। पहले से डिवाइड एंड रूल करके करते आए वो लोग। और ये हजारों सालों कोर्ट से। की जजमेंट भी जाने अनजाने, मुझे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा लगता है जैसे आरएसएस की भावना को व्यक्त कर रही हो। ये ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें जुडिशियस माइंड अप्लाई हुआ है, क्योंकि उनके पास डाटा था नहीं और जजमेंट आ गई। भाई जिनकी सरकार है वो आरएसएस गवर्न कर रही है, उसको Yes. कंट्रोल कर रही है, और आरएसएस तो चाहती है बंटवारा, इनमें लड़ाई हो आपस में। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक तथा देश के जाने माने विचारक, चिंतक, प्रखर वक्ता माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सब शुक्रिया। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है SC/ST क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, तो उसके वजह से काफ़ी अनरेस्ट है। समूचे भारत में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर आंदोलन जारी है और भारत बंद भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए सर हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि SC/ST क्लासिफिकेशन के संदर्भ में ये जो जजमेंट आया है, इसको आपने पूरा पढ़ा है। सबसे पहला मेरा रिएक्शन आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्लासिफिकेशन को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये होमोजीनियस सोसाइटी है, हम्म। और रिजर्वेशन जो अनुसूचित जाति जनजाति को मिला है, हमें उसकी बैकग्राउंड में जाना होगा। ओके। जो हजारों साल का जो उत्पीड़न है, और उसमें मनुस्मृति की वजह से, जो बाबा साहेब के संविधान के बनने से पहले तो देश की सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति से चलती थी, हम्म। और मनुस्मृति ने अनुसूचित जाति के लोगों को अस्पृश्य बना के रखा, अनटचेबल बना के रखा। उनके पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, हम्म। उनके व्यापार करने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश थी। जी। यहाँ तक कि एक ह्यूमन राइट्स भी उनको नहीं थे, जानवर से भी बदतर स्थिति थी उनकी। हम्म। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, मलमूत्र कर सकता था, उसमें भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति पानी नहीं ले सकता था, टच नहीं कर सकता था। हम्म। अनुसूचित जाति बल्कि नहीं कहना चाहिए, अनुसूचित जाति आज के संदर्भ में कह सकते हैं संविधान के आने के बाद। यस। पिछले संदर्भ में अगर बात कहूँ तो अस्पृश्य, हाँ, अछूत, अनटचेबल्स, अछूत, हाँ। अनटचेबल। तो अनटचेबिलिटी और सामाजिक व्यवस्था, हम्म। जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की वजह से हजारों साल का जो उत्पीड़न था, हम्म। उसकी वजह से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो एक लंबा संघर्ष था, हम्म। साउथ बोरो कमीशन से लेकर फिर साइमन कमीशन, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से उनके हक अधिकार की बात को संसद के सामने ब्रिटिश में जाके रखना, हम्म। और फिर कम्युनल अवार्ड का 1932 में आना, राइट। और उसके बाद फिर गांधी जी का अनशन पर बैठना, हाँ। और फिर अपने समाज को कत्लेआम से बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना। राइट। जब तक उस पूरे इस संघर्ष का अध्ययन नहीं करेंगे, हम्म। इस पूरे उत्पीड़न के इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम्म। मुझे लगता है कि इस रिप्रेजेंटेशन पे और क्लासिफिकेशन पे जाना उचित नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी काफी स्टडीज की बात आई है, काफी लोगों का रिसर्च भी उन्होंने कोट किया है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये कोई गरीबी दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक प्रतिनिधित्व का सवाल है। हाँ, हाँ। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के सामने जिन वर्गों के बारे में फैसला लिया जा रहा है, उनको तो सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। अच्छा। जबकि कोर्ट्स के अनेकों जजमेंट हैं, हाँ, हाँ। देयर मस्ट बी ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मुख्य सिद्धांत है देयर मस्ट बी हियरिंग। राइट। हियरिंग मस्ट बी गिवन टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। तो जिसको इफेक्ट हुआ उसको हियरिंग का मौका नहीं मिला। अच्छा। देयर मस्ट बी फेयर प्ले इन एक्शन। ओके। तो फेयर प्ले इन एक्शन तो तब होता अगर उनको मौका मिलता। लेकिन जब वो सुनवाई चल रही थी, उस दरमियान भी काफी लोगों ने इस तरह की बातें मैसेज की कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो दलितों का नेतृत्व करने की बात करती है, ट्राइबल्स का,
चाहे वो बीएसपी हो, बामसेफ हो या फिर अन्य पार्टियां हो, ये इन्होंने भी इंटरवेंशन नहीं किया या सोशल नहीं नहीं, संगठनों ने भी एक्चुअली इंटरवेंशन आप नहीं किया? पहले ये समझिए, जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मसला होता है, हम्म। जरूरी नहीं है कि समाज को और उन पॉलिटिकल पार्टीज को सबको ये पता हो ओके। कि उनके भविष्य का फैसला होने वाला है कोर्ट में, और हम्म। उनको जाके रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके। या तो कोई पब्लिक नोटिस निकले हाँ। कि भाई ये इन वर्गों के बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, किसी को हम्म। अगर इस पे कुछ कहना है अच्छा। तो सामाजिक रूप से एक सामूहिक रूप से कोई एक रिप्रेजेंट करे उनको आके, हम्म। तब तो मैं समझता हूँ कि चलिए आपने मौका दिया। राइट। दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसा कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया अच्छा। कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है हम्म। और किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में, किस किस ग्रुप में किस किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, कोई कौन सी जाति जो ओवर रिप्रेजेंटेड कर रही है। ओवर रिप्रेजेंट तो तब कहेंगे जब उसकी जाति का डाटा आपने देख लिया हो। एग्जैक्टली। तो जब ऐसा कोई डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत ही नहीं हुआ, हम्म। तो फिर उस डिसीजन का, उसको, उस कोर्ट को उस कंक्लूजन पे जाने को मैं न्यायोचित नहीं मानता हूँ। तो आप इस फैसले से सहमत नहीं है? मैं सहमत नहीं हूँ। और दूसरी बात, हम्म। ये जो फैसला आया, इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1975 में हम्म। पंजाब की सरकार ने ये सब क्लासिफिकेशन किया। राइट। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 1990 में सब क्लासिफिकेशन किया। हाँ। सन 2000 में फिर तमिलनाडु ने सब क्लासिफिकेशन किया, और पंजाब की तर्ज पे हरियाणा ने सब क्लासिफिकेशन किया। जी। उसके बाद आंध्रा के जो ईवी चेन्नैया कोर्ट चले गए, हाँ। और अल्टीमेटली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की बेंच ने 2004 में जजमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि ये होमोजीनियस सोसाइटी है, राइट। और आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14, 15, 4, 16, 4 का उल्लंघन है, और सब क्लासिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को करने का अधिकार नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ। उसी के रेफरेंस पे जो कुछ लोग कोर्ट गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उन्होंने ईवी चेन्नैया वाली जजमेंट को साइड करते हुए और उस सब क्लासिफिकेशन पंजाब के और हरियाणा के द्वारा जो किया गया सरकार के द्वारा, हाँ। हाँ। उसको अवैध घोषित कर दिया। अच्छा। फिर वो देविंदर सिंह वाले केस में पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सरकार, पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फिर 2022 में आई थिंक, और वो जजमेंट 5 जज बेंच का ही जजमेंट दिया, और उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये तो हम जो ईवी चेन्नैया वाली जजमेंट जो 5 जज बेंच की, उससे सहमत नहीं है, अच्छा। और ये होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, और इसमें सब क्लासिफिकेशन सरकार को करने का अधिकार है, अच्छा। और ये आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन नहीं है। बहरहाल चूंकि 5 जज बेंच की जजमेंट ईवी चेन्नैया वाली थी और 5 जज बेंच की जजमेंट ये थी, राइट। तो ये इसको लार्जर बेंच में एक 7 जज की खंडपीठ बनाई गई, उसमें भेजा गया, हाँ। और वो जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया। राइट। इस जजमेंट में कोर्ट के सामने 4 इशू थे जो उनको एडजुडिकेट करने थे। एक इशू था कि क्या ये 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा नहीं, उल्लंघन नहीं है। ओके। दूसरा इशू था कि क्या ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा उल्लंघन नहीं है। तीसरा था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल अधिकार है। अच्छा। तो 6-1 की रेशियो से ये जजमेंट दे दिया। ओके। और चौथा जो पॉइंट उनके सामने था कि ये होमोजीनियस सोसाइटी है या हेट्रोजीनियस है। कोर्ट ने कहा ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, लेकिन कोर्ट के सामने एडजुडिकेशन के लिए ये सवाल नहीं था कि इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने। ये कोर्ट ने अपनी मर्जी से एक सलाह दे डाली स्टेट दी। गवर्नमेंट्स को हाँ। कि गवर्नमेंट्स करना चाहें तो कर लें। तो ये मेरा जो मत है वो ये है कि ये वाली जो उन्होंने सलाह दे डाली, ये 4-3 के अनुपात से दी। मेरा ये मत है कि कोर्ट के सामने जब कोई डाटा ही नहीं था
कि एग्ज़ैक्टली। किस किस जाति की कितनी कितनी जनसंख्या है और ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में हाँ। कौन कौन सी जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। हुँ, तो फिर आप ये इस नतीजे पर कैसे चले गए कि कुछ लोग को बहुत ज़्यादा मिल गया है हुँ, और उनको नहीं मिलना चाहिए, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं मिला है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा सर्वे हुआ और वो कोर्ट के सामने रखा गया हुँ, कि जो जातियां वास्तव में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं उसके कारण क्या है। हाँ, और तीसरी बात, आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जैसे एनएलयू की अगर मैं बात करूं, हुँ, या जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हुँ, या नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो वहाँ 4 साल की इंजीनियरिंग करने के लिए एक बच्चे को केवल फीस के रूप में 10 लाख से ज़्यादा देना है, जी हाँ, प्लस हॉस्टल का खर्चा, हाँ, किताबों का खर्चा, हॉस्टल में रहने के खाने का खर्चा, हुँ, बाकी खर्चे जोड़ लें तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए ही एक बच्चे को कम से कम 15-16 लाख रुपया हाँ, चाहिए। बिल्कुल, और फिर उससे पहले, एडमिशन से पहले कोचिंग के लिए कम से कम हाँ, 2 से 3 लाख 3 लाख रुपया चाहिए। चाहिए, जी हाँ, तो यानी लगभग 20 लाख रुपया तो कोचिंग सहित हाँ, एक बच्चे को एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कोचिंग सहित जोड़ ले तो 20 लाख रुपया चाहिए। हुँ, और अगर एनएलयू में एडमिशन लेता है, 5 साल की लॉ है, तो उसको कम से कम 22 से 25 लाख रुपया चाहिए कोचिंग सहित। अच्छा, तो जिन लोगों के पास, जिनके बारे में फैसला हो रहा है, हाँ, उनमें 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो हायर एजुकेशन करवा दें, बिल्कुल अफ़ोर्ड टेक्निकल नहीं कर एजुकेशन सकते। करा दें, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हुँ, तो उस तरह की जो नौकरियां हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित हुई, आर्किटेक्ट से संबंधित हुई, मेडिकल से संबंधित हुई, अकाउंट से संबंधित हुई, हुँ, लॉ से संबंधित हुई, उस फील्ड में तो बहुत सारी जाति कभी भी भविष्य में भी नहीं आ पाएंगी। अच्छा, आप बेशक से एक सब क्लासिफिकेशन कर दें, हुँ, उसके बावजूद भी नहीं आ पाएंगी अच्छा, जब तक कि सरकारें उनके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम ना करें। उनको प्लेइंग लेवल फील्ड तो बना दो उनके लिए। एग्ज़ैक्टली राइट। अब आप उनको ये तो कह रहे हो सब क्लासिफिकेशन कर दो, लेकिन वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उसका इंतजाम नहीं कर रही हैं सरकारें। तो हुँ, फिर ये कैसे, क्या फायदा होगा उसका सब क्लासिफिकेशन का। बिल्कुल, तो मैं सब क्लासिफिकेशन को एक तो सिरे से खारिज करता हूँ। हुँ, दूसरी बात, मैं कुछ डाटा आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, ओके, बाई चांस मेरी जेब में रखा हुआ है, अच्छा, और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हाँ, नेशनलाइज्ड बैंक, जो बड़े बैंक है भारत के हुँ, हुँ, सरकार के, हुँ, उसमें चीफ जनरल मैनेजर की 147 पोस्ट है। ओके, 147 पोस्ट में 135 पोस्ट पे स्वर्ण जाति के लोग हैं, यानी 92% पे। ओहो! ओबीसी के 3 लोग हैं, यानी केवल 2%। एससी के 9 लोग हैं, यानी केवल 6%। अच्छा, और एसटी का 0, हुँ, एक भी नहीं है। अब सब क्लासिफिकेशन करो या ना करो, उससे क्या हो जाना है। क्या? जब सरकार की नीयत ही नहीं है उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, तो फिर सब राइट, क्लासिफिकेशन से क्या होगा। और इन नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर जनरल मैनेजर की 667 पोस्ट हैं, हुँ, और उसमें 588 पे स्वर्ण जाति के लोग नौकरी कर रहे हैं, यानी 88%। हुँ, हुँ, और 12 लोग ओबीसी के जो 2% बैठता है, 52 लोग एससी के जो 8% बैठता है, और 14 लोग एसटी के जो 2% बैठता है। अच्छा, तो चूंकि यहाँ पॉलिटिकल वो चाहिए और सरकार हाँ, का इंटरवेंशन है, तो यहाँ तो कभी भी जिंदगी में हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। इस पे तो कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला, ना कोर्ट के सामने किसी ने डाटा रखा, बिल्कुल ना नहीं ही कर कोई सरकार इस पे चिंतित है, नहीं, ना ही हमारे अनुसूचित जाति की, विभिन्न जाति के लोगों को या ओबीसी के लोगों को या एसटी के लोगों को इसके बारे में जानकारी है। जी, बिल्कुल नहीं। तो वो रिप्रेजेंटेशन तो मांगेंगे ही नहीं कभी। हुँ, हुँ, और दूसरी बात, आपको जान के ताजुब होगा, केंद्र सरकार की टोटल नौकरियां ABCD ग्रुप हुँ, हुँ, जनवरी 2003 में 33,95,476 अच्छा, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की नौकरियां, ओके, जिनमें अनुसूचित जाति के लगभग 6 लाख लोग हुँ, और अनुसूचित जनजाति के लगभग 2.5 लाख लोग, एबीसीडी मिला के, ABCD मिला के हाँ, 2003 में। हुँ, उसके बाद 2004 या 5 में फिफ्थ पे कमीशन आया और फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह ठेके पे दे दिया, हाँ, पूरा आउटसोर्स कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए, तो वहां तो नौकरियां बंद हो गई, हाँ, तो 3 कैटेगरी रह गई। हाँ, और आप देखिए मजेदार बात, जनवरी 2013 में ये नौकरियां केंद्र सरकार की घट के हुँ,
ए बी और सी 3 कैटेगरी रह गई और नौकरियां बची 26,29,913। अच्छा, मतलब 7 लाख का डिक्लाइन हो गया, घट गए जॉब। 7 लाख जॉब घट गए। हम्म और जनवरी 2021 में, ये लेटेस्ट है, हम्म वही नौकरी घट के अब 18,78,822 रह गई हैं एबीसी मिलाकर। मात्र 18 लाख, केंद्र सरकार की नौकरियां 33 से 18 लाख पे आ गए, 15 लाख जॉब घट गए। 15 लाख जॉब जॉब घट गए। ओह, तो नौकरियां केंद्र सरकार में घट रही हैं, हाँ लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही हैं। जी हाँ। आपने डी ग्रुप को तो पूरी तरह पहले ही प्राइवेटाइज कर हाँ, तो दिया, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स बेसिस कर पे दिया, चल गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया। आउटसोर्स हो गया। लेकिन ए बी सी में भी ज्यादातर वैकेंसी ठेके पे है, आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ, और बैकलॉग भी नहीं भरा है। तो रिप्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी बीन डिनाइड हाँ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। राइट। तो नियत देने की नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डाटा तो नहीं रखा सरकार ने। अगर सरकार हमें ने, मौका मिला होता रिप्रेजेंट करने का तो हम सरकार के सामने ये डाटा रखते। नौकरियां है ही नहीं, अब हाँ सब क्लासिफिकेशन करो या ना करो, उससे क्या फर्क पड़ जाना है। पहले यहाँ पे काम करना पहली पड़ेगा। बात तो आपने उनको पढ़ने का प्लेइंग लेवल फील्ड जो दे ही नहीं रहे हो आप, इक्वल जो मिलना चाहिए एक अवसर, एग्जैक्टली। है ना, वो डिग्री के अभाव में वो लोग उस कंपटीशन में बैठ ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो 10वीं 12वीं के बाद ही इधर तो उधर जो भाग क्वालिफिकेशन जाते हैं। अमुक पोस्ट के लिए चाहिए, पहले तो वो क्वालिफिकेशन अर्जित करना जरूरी है। एग्जैक्टली राइट। और अगर कर ली, एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ जो क्वालिफाई करेगा और उसके मेरिट बनेगी उसको मिलेगा। वहाँ तो कोई जाति देख के तो क्वालिफाई कर नहीं रहा है, नहीं। तो उसमें फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे आप। और तीसरी बात, नौकरी ज़्यादातर ए ग्रुप की हो, बी ग्रुप की हो, सी ग्रुप की हो, आप किसी भी विभाग में देखिए, कहीं पे 2 वैकेंसी निकलती है, कहीं पे 3 निकलती है, कहीं पे 1 निकलती है, कहीं पे 4 निकलती हैं। आपने कैटेगरी बना दी, जैसे एक स्टेट ने बनाई है 4 कैटेगरी, और पंजाब में और हरियाणा ने बनाई है 2 कैटेगरी। आपने 2 वैकेंसी हैं और दोनों में बांट दी एक एक। अब जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर 78 कास्ट है शेड्यूल्ड कास्ट की, और 78 में से 2 कैटेगरी जब बनती हैं, सपोज करो एक में तो कर दी 28 जातियां, एक में कर दी 50 जातियां, अब वैकेंसी 2 हैं, तो 2 में से एक 28 जातियों में से किसी एक को मिलेगी, एक 50 जातियों में से किसी एक को मिलेगी। जी हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन सबको तो तब भी नहीं मिलेगा, आपने सब क्लासिफिकेशन करो या मत करो, बिल्कुल। इसका हाँ। तो कोई किसी के पास जवाब नहीं है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, स्वीपर की नौकरी, ये मजेदार डाटा आपको बता रहा हूँ। अच्छा। केंद्र सरकार में स्वीपर की नौकरी 2003 में 73,881 लोग शेड्यूल्ड कास्ट के स्वीपर की नौकरी कर रहे थे, जो टोटल स्वीपर की नौकरी का 58.57% था। अच्छा। और 5,605 लोग जनजाति के कर रहे थे स्वीपर की नौकरी। ओबीसी का डाटा 2003 का था नहीं। और जनरल कैटेगरी के 46,445 लोग, 46,000। 46,645 लोग, यानी 36.98% लोग स्वीपर की नौकरी कर रहे थे। अच्छा, फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऑफिस में बैठते थे, वो सफाई का काम सफाई करते थे। अच्छा, ये डाटा ना कोई कोर्ट के सामने रखेगा और ये ना इस पे कोई इंटरेस्टेड ऑथेंटिक है। डाटा है। ये ऑन रिकॉर्ड पेपर पे आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको डाटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, अच्छा, पब्लिश गवर्नमेंट डाटा ऑफ है, इंडिया पब्लिश डाटा है। हाँ वो मैं आपको भेज दूंगा। और 2021 का मजा देखिए आप, हाँ। स्थिति कितनी ज्यादा बदल गई है। 2021 में जो 2003 में 73,881 लोग शेड्यूल्ड कास्ट के सफाई कर्मचारी की नौकरी पे थे, वो 2021 में 14,534 रह गए। अच्छा, उसमें भी डिक्लाइन हो गया। उसमें भी डिक्लाइन हो गया, और वो जहां 58.57% थे टोटल के, हाँ। वो घट के रह गए 32.56% पोस्ट पे। और जनजाति के लोग रह गए 3148, और ओबीसी के इसमें 8,655 लोग 19.39% आ गए सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे, क्योंकि डाटा आ गया। यस। और जनरल कैटेगरी के, मजेदार बात देखिए, अनुसूचित जाति के तो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे 2021 में 14,534 लोग नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन जनरल कैटेगरी के 18,295 कर रहे हैं। एससी से भी ज्यादा जनरल के लोग सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो सफाई का काम नहीं करते। तो ये एससी तो रह गए 32.56% केंद्र सरकार की नौकरियों में सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे, और जनरल हो गए 40.99%। अच्छा, उनका परसेंटेज बढ़ गया। ईडब्ल्यूएस का परिणाम तो नहीं है। लेकिन जिन जातियों को खुशी हो रही है कि सब क्लासिफिकेशन में हक मिल जाएगा, उन्हें इस डाटा का पता ही नहीं है। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है है ना।
और एक और मजेदार बात बताता हूँ, उससे आप पूरे देश का डाटा समझ लीजिएगा। हाँ। मैं तो केवल हरियाणा का एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल आपको। हाँ। वैसे मेरे पास सारा डाटा है, आप कहोगे तो मैं पूरा विस्तार से समझा सकता हूँ। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की टोटल पॉपुलेशन 64,38,950 है, जो लगभग 21% है हरियाणा की राइट। टोटल पॉपुलेशन की। हाँ। और उसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप का डाटा देखिए। ए ग्रुप की पोस्ट पर 78 जातियों में से 17 जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी ए ग्रुप की नौकरी पर नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। 78 जाति में से? हाँ, ऐसी 17 जातियां हैं। अच्छा। और बी ग्रुप पे 12 जातियां ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी बी ग्रुप की पोस्ट पे नहीं है। ओहो। और सी ग्रुप में एक जाति ऐसी है जिसका एक भी नहीं है। और डी ग्रुप में 4 जाति ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है। अच्छा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब क्लासिफिकेशन कर भी दे तो इसको तस्वीर को कैसे बदलोगे सब क्लासिफिकेशन करने से? तो मैं तो सिरे से सब क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करता हूं। और दूसरी बात, ये सब क्लासिफिकेशन इलाज ही नहीं है। इलाज है पहले तो जो भारत सरकार के उपक्रम बेच दिए उनको वापस राष्ट्रीयकरण करो, जैसा इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्योंकि आपने नौकरी के तो अवसर ही बंद कर दिए। जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो नौकरी तो वैसे ही बची नहीं है। थोड़ी बहुत बची है तो वो इतनी कम पोस्ट है कि उसमें आपस में मारा मारी है। जी हाँ। अगर 5 वैकेंसी एससी की निकलेंगी तो 5 के खिलाफ आपको 10,000 लोग मिलेंगे अप्लाई करने वाले, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। जी हाँ। उन 10,000 में से मिलेगी कितने को? है ना? सरकार की नियत पे आपका सवाल है। सरकार की नियत ही नहीं है देने की, वो लड़वाने की साजिश है, बेसिकली बांटने की साजिश है। डिवाइड एंड रूल, ये लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का सिद्धांत था। मैं ही कहता हूँ डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं था, ये ब्राह्मणों का सिद्धांत था। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। पहले से डिवाइड एंड रूल करते आए वो लोग, सदियों से करते आए। और ये कोर्ट की जजमेंट भी जाने अनजाने, मुझे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा लगता है जैसे आरएसएस की भावना को व्यक्त कर रही हो। ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें जुडिशियस माइंड अप्लाई हुआ है। राइट। क्योंकि उनके पास डाटा था नहीं और जजमेंट आ गई। सरकार ने भी सपोर्ट किया था सब क्लासिफिकेशन को। सरकार तो भाई जिनकी सरकार है वो आरएसएस गवर्न कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। राइट। और आरएसएस तो चाहती है बंटवारा, इनमें लड़ाई हो आपस में। लेकिन एक मुद्दा इसमें और आता है कि जो जातियां इससे खुश है कि सब क्लासिफिकेशन होगा तो हमें हक मिलेगा, हमारी हकमारी हो गई है, तो ये आपको क्या लगता है कि जो पहले तो उनको मैं एक बात समझा दूं। हाँ। अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 300 वैकेंसी पियोन की निकली है। अच्छा। 300 में से 243 जनरल कैटेगरी की, 243, और एससी एसटी ओबीसी तीनों मिला के 30। तो ये 50.5% कहाँ गया? आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं बचा वहां पे। और एक्स सर्विसमैन को 15 और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 12। ओहो, ओबीसी का जिक्र नहीं जाए। एससी एसटी ओबीसी तीनों मिला के 30। अच्छा, तीनों मिला के 30, 300 में से। ओहो, तो इतना बड़ा खेल चल रहा है। इतना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन वो लोग अध्ययन करें, डाटा कलेक्ट करें, सर्वे करें तो समझ आए। अब सरकारें तो सर्वे करा नहीं रही है। इस जजमेंट की एक बात खूबसूरती में मानता हूं। अच्छा। क्योंकि मैं इसे केवल सिरे से केवल खारिज करूं ये भी ठीक नहीं होगा। इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो भी बतानी चाहिए। इस जजमेंट की पॉजिटिव चीज ये, इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये कोई भी सरकार इसे लागू करती है तो वो अंडर रिव्यू रहेगी, हम उस पर नजर रखेंगे। ये बात तो कही उन्होंने। और आपको पहले इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करना होगा। ओके। इंपेरिकल डाटा का मतलब है आपकी जाति की जनगणना। हाँ। जाति की गणना करनी होगी, साथ में आपका शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे, पूरा डाटा किस आदमी के पास कितनी जमीन है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने सरकारी नौकरी में, कितना पढ़े लिखे हैं, वो पूरा डाटा पता करेंगे तो फिर ये भी चीज तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और नौकरियों में उसको कितना प्रतिनिधित्व मिला, और ओवर रिप्रेजेंटेड कौन है। ब्राह्मण कितना ओवर रिप्रेजेंटेड है, या बनिया कितना रिप्रेजेंटेड ओवर रिप्रेजेंटेड है, या दूसरा कोई कितना ओवर रिप्रेजेंटेड है, या जिनके बारे में जैसे महार या चमार के बारे में कहते हैं ओवर रिप्रेजेंटेड है।
तो ये भी उस सारे सर्वे से पता लग जाएगा, राइट। क्योंकि फिर ये भी तो पता लग जाएगा उनकी जनसंख्या भी वहाँ कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 55% के से 60% के बीच में चमार जाति की जनसंख्या है। हाँ, जी हाँ। तो अगर वो रिजर्व सीट पे अगर वो 55% या 50% पे अगर चमार जाति है और बाकी की में बाकी सारी जाति, तो उन्हें तो लगेगा कि चमार ज्यादा है, ओवर रिप्रेजेंट। लेकिन जब आप डाटा आएगा जाति का और साथ में कितने राइट। लोग नौकरी पे हैं, तो पता लगेगा जितनी उनकी जनसंख्या एससी के अंदर है, एससी का उतना परसेंट भी उसको नहीं मिला, नहीं मिला, सही बात बल्कि है। किसी को भी नहीं मिला, एक भी एससी जाति को नहीं मिला। हाँ। ये भी आ जाएगा डाटा सामने। जी हाँ। तो ये मैं पॉजिटिव मानता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट का, कम से कम कि डाटा इससे सामने पूरा आएगा, डाटा कम से कम आ जाएगा, और सच्चाई बिना सामने डाटा आएगी। के हाँ, इस जजमेंट को कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। बिल्कुल, ये बिना डाटा के हो नहीं सकता है, बात भी आपने कही महत्वपूर्ण। एक बात, जैसा आपने डिवाइड एंड रूल की बात कही, तो मेरा सवाल ये है कि डिवाइड एंड रूल को रोकने के लिए एससी की जो जाति में अभी कुछ जजमेंट के बाद में थोड़ा-सा मनमुटाव भी हुआ है, टकराव भी हुआ है। नहीं, वो अनजाने में हो रहा है। अच्छा। जिनको ये कुछ आरएसएस जैसे जो संगठन है, हाँ। वो अपने लोगों को बरगला रहे हैं। वो कह रहे तुम्हारा हक तो महार खा गए, तुम्हारा हक तो चमार खा गए, हाँ। तुम्हारा हक तो मीणा खा गए, माला खा गए। माला खा गए। हम्म, ठीक है, मदिगा को कह रहे माला खा गए, हम्म, उधर वाल्मीकि को कह रहे चमार खा गए, हाँ। इधर चमार को कह रहे महार खा गए, उधर बाकी की एसटी जाति को कह रहे मीणा खा गए। आपस में लड़ा रहे। तो वो बेसिकली आपस में डिवाइड करना है, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि यार उनकी संख्या 10% है, कल को राजनीतिक रूप से वो किनारे ना हो जाएं। तो ओके। इसके लिए वो ये रिजल्ट भी बता रहा है चुनाव का कि अभी थोड़ी सी जागरूकता आई, तो बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, वो 240 पे रुक गई। राइट। और वो जो दादागिरी और जो एक सीना चौड़ा करके कंधे उठे हुए और जो दिखता था, वो सारा एकदम से साइड होके ठिकाने पे लग गया। और वो बीजेपी की केंद्र की सरकार जो कभी झुकती नहीं थी, उसने कई मुद्दों पे बैक आ गई बैक वो। किया है। तो ये इस बात को परिलक्षित करता है कि वो लोग घबरा गए, और उस घबराहट में वो समझ गए कि डिवाइड एंड रूल से ही वो रूल कर पाएंगे। ओके। इसलिए समाज में वो गलत एक संदेश दे रहे हैं कि भाई आपका हक तो ये खा गए, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है, चूंकि ऐसा कोई डाटा अभी तक सरकार के पास है नहीं, और समाज ने भी ऐसा कोई डाटा अब तक कलेक्ट नहीं किया। तो फिर ये कह देना कि वो खा गए, भाई एक वो बताओ, जो इन जातियों का, चाहे वो मदिगा जाति हो, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो, चाहे वो और दूसरी जातियां हो, अनुसूचित जाति जनजाति की, मैं समझता हूँ कि जब ये पता लगेगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, तो उसके साथ साथ फिर ये भी पता चलेगा किस तरह की नौकरियां ऐसी जिसमें उनको हक नहीं मिला है। हाँ। और फिर ये भी पता लगेगा ना मिलने के कारण क्या है। फिर वो सरकार पे दबाव तो बनाएंगे कि उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसे का तो इंतजाम कर दो। क्योंकि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के 99% लोग, 99% मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा 99% लोग हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकते, उन पर इतना पैसा ही नहीं है जी। क्योंकि अभी आधे से भी कम परसेंट लोग सरकारी नौकरियों में, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की या अंडरटेकिंग्स की जो नौकरियां हैं, उसमें आधे से भी कम परसेंट लोग हैं। जैसा मैंने अभी डाटा पढ़ा कितनी नौकरियां हैं, आधे से भी कम लोग, आधे परसेंट से भी कम लोग सरकारी नौकरी में, और आधा परसेंट के आसपास ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई व्यवसाय, रोजगार, बिजनेस कुछ कर लिया। तो 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है। जी हाँ। आज भी वो उस तरह की हायर एजुकेशन लेने का जो खर्च है वो उठाने में सक्षम नहीं है। सक्षम बिल्कुल नहीं है। और जब तक नहीं होंगे तब तक बहुत सारी नौकरियां ऐसी रहेंगी जिसमें वो रिप्रेजेंटेशन ले ही नहीं पाएंगे, सरकार चाहे सब क्लासिफिकेशन करे या ना करे। अच्छा, अब एक मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे कि ये जो जजमेंट आया है, इसको रिवर्स करने के लिए जैसा भारत बंद हुआ है या अलग-अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई सम्मेलन हो रहे हैं, क्या करना होगा, किस तरह का दबाव बनाना होगा कि मैं सरकार। समझता हूँ पहले तो लोग इस बात को समझे कि ये पॉलिटिकल जजमेंट है। अच्छा, जजमेंट पॉलिटिकल है। हाँ, हुँ, ये जजमेंट आप कोर्ट में रिव्यू डालें, क्यूरेटिव पिटीशन डालें, उससे ये रोल बैक नहीं होगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई हल निकलेगा। जी हाँ। ये बिल्कुल उस तरह करना पड़ेगा जैसे एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर पूरा समाज इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ, खड़ा हुआ, तो सरकार दबाव में आई और सरकार ने संविधान के अंदर संशोधन किया। हाँ। है ना। तो ये कोर्ट को हमें सरकार पे सामाजिक दबाव इतना बनाना पड़ेगा, जी हाँ। आने वाले चुनाव में उन्हें पहले तो हराना पड़ेगा।
ताकि उन्हें डर पैदा हो जाए कि भैया इसलिए हार रहे हो तुम। अच्छा, जो अभी चुनाव होने हैं विधानसभा हाँ, के। और उसमें इतना दबाव इन पे बनाना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम जाति जनगणना का प्रेशर बनाएं, हिस्सेदारी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो वाल्मीकि हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, जो बनिया भी हो, हो। ठाकुर हो, कोई भी हो, हम्म, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है, किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना कोई चाहिए इसको। ऑब्जेक्शन नहीं हो तो सकता है। इस मुद्दे को हमें बहुत प्रखरता से मजबूती के साथ उठाना पड़ेगा और इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार संसद के अंदर अमेंडमेंट लेके आए, आरक्षण बिल लेके आए और उसको 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे, ताकि उसके साथ भविष्य में कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। जी, बिल्कुल। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने जो बात कही थी कि माहौल नहीं बनता शिक्षा का, या फिर उस तरह का प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिलता बच्चों को, इसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एजुकेशन का बजट भी कम हो रहा है, सरकारी नौकरियों का आपने कहा कि वहाँ की 2% नौकरियाँ, से भी कम हो गया, जो 6% था वो घटते घटते इस बीजेपी की सरकार में 2% से भी कम हो गया। आपको लोन भी मिल रहा है? तो वो तो पढ़ाना ही नहीं चाह रहे, लोन कहाँ दे रहे हैं, मतलब शिक्षा के लिए लोन मिल रहा है? लोन कहाँ दे रहे हैं, हाँ, पेपर पे कह रहे हैं मिल रहा है, अच्छा। लेकिन बैंक के पास जब आप लेने जाते हो वो इतनी टर्म कंडीशन लगा देता है, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द टर्म कंडीशंस, देन यू आर नॉट, यू कैन नॉट गेट। ओके। तो वो तो आप देना ही कर देता है, आपको मिलेगा ही नहीं आपको। एक संदेश जनता के लिए। एक मैं संदेश समाज को देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, आपको तोड़ने की साजिश है, आपको आपस में लड़ना नहीं है। हम अगर समाज के हर वर्ग को मौका मिले तो हम उसका समर्थन करते हैं, सब क्लासिफिकेशन से भी अगर वो मौका मिल जाए तो भी हम समर्थन कर देंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ सब क्लासिफिकेशन उसका समाधान नहीं है, ये आपस में लड़वाने की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। बेहतर ये होगा कि आप सरकारों पर प्रेशर बनाइए कि सरकारें हर वर्ग के लोगों को पढ़ाई का अच्छा मौका दें। हायर एजुकेशन लेने पे जो खर्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे लोग नहीं ले पा रहे हैं, उसका इंतज़ाम सरकारें करें। जब आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर वो उस हक को ले पाएंगे। और दूसरी बात, हमारी 1208 या कितनी कुछ ऐसे जातियां हैं अनुसूचित जाति की, किसी स्टेट में जैसे हरियाणा में 78 हैं, जैसे दिल्ली में 28 के करीब हैं, इसी तरह यूपी में भी 100 से भी ज़्यादा हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या है। तो और संग वो नौकरियां हैं नहीं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया, ठेके पे दे दिया, फिर ऊपर से लेटरल एंट्री आ रही है, तो हमारे पास नौकरी के अवसर तो है नहीं। तो जब अवसर ही नहीं है तो सब क्लासिफिकेशन से नौकरी मिल कैसे जाएगी। साथ में जब उस तरह की क्वालिफिकेशन अर्जित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नौकरी ले कैसे पाएंगे, उस एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है साजिश को समझना कि हमें आपस में लड़वाने की साजिश है, हमें किसी साजिश में नहीं फंसना है, हमें एकजुट रह के सरकार पे ऊपर दबाव बनाना है कि आप जो जो चीज़ें आप बेच दिए हैं उसको वापस राष्ट्रीयकरण कीजिए और ये सरकारी संस्थानों को बेचना बंद कीजिए। और जो लोग सरकारी संस्थानों के ऊपर हेड बैठे हैं और फिर भी अगर वो सिक हो रहा है डिपार्टमेंट और उसको आप बेच रहे हैं, ऐसे लोग कौन है वो जो मेरिट की बात करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी मेरिट कहाँ चली जाती है जब वो घाटे में जा रहा है। हर चीज़ घाटे में जा नहीं रहा है, उसको लाया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ अपने दोस्तों को बेच के देना है। और ये बहुत बड़ी साजिश है, इसके खिलाफ हम मिल के लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, मिल के लड़ेंगे तो जीतेंगे। और अगर आपस में डिवाइड हो गए, बट गए, तो उनकी साजिश कामयाब हो जाएगी, मिलेगा आपको कुछ नहीं। ये बात मेरी आज आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, मेरी इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। और भविष्य में अगर ये सब क्लासिफिकेशन करने में कामयाब हुए तो आप 10 साल बाद मैं आपसे बात करूंगा आपको क्या मिला। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया गौतम साहब। आपने बहुत विस्तार से समझाया है कि सब क्लासिफ़िकेशन सॉल्यूशन नहीं है और सरकार पे दबाव बनना चाहिए, सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो आपने तमाम मुद्दों के साथ प्रखरता के साथ में लोगों के सामने अपनी बातें रखी और मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुन के जो लोग डिवाइड एंड रूल के माध्यम से राज करना चाहते हैं, वो हमारे समाज के लोग समझेंगे और डिवाइड एंड रूल के इस पेच में न फँसते हुए आपस में आके इकट्ठा बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकालेंगे। आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक नमो यू। बुद्धाय, जय भीम सबको।